Hello children, today I am going to start a respiration topic under chapter Life Processes for class 10th students. Dear children, in my previous video I have discussed nutrition topic and today we will discuss respiration topic. First of all, we will see what is respiration. Respiration है क्या? Respiration is a complex process. It is a complex process by which we get energy. We eat food, and after digestion, that food is absorbed by small intestine, and by blood, food reaches to different parts of our body. Each and every cell of our body receives food, digested food, and that digested food after oxidation gives energy. So, respiration is a biological process by which we get energy. Actually, respiration has two parts. First part is breathing and second part is oxidation of food. Breathing means exchange of gases. Normally, respiration means we think that taking inside oxygen and गिविंग आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रेस्पिरेशन. हम लोग ज़्यादातर रेस्पिरेशन कहने से समझते हैं कि ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना रेस्पिरेशन है, लेकिन एक्चुअली इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं. रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट भी है जिसमें भोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है और एनर्जी रिलीज होता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है वह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जमा रहता है. तो रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस which takes place in mitochondria. The energy released in this process in form of chemical energy is stored inside the body in form of chemical compound. That compound is ATP, adenosine triphosphate. Now we will see that respiration is a process by which we get energy. We have already seen कि रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलता है. और एनर्जी किससे मिलता है? हम जो भोजन खाते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और वह ग्लूकोज अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ग्लूकोज जिससे कि पायरुविक एसिड बनता है. पहले ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं और उनसे बनता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड में कार्बन के 3 एटम्स होते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, और उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है. ठीक है, तो हमारा भोजन ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से पहले गुजरता है, जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है, चाहे वो एनारोबिक हो या एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन. अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बन जाता है, इसके वो आगे प्रोसेसेस होते हैं. यदि उस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है, यदि ऑक्सीजन मिलता है तो प्रोसेस कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. It means aerobic respiration occurs in the presence of oxygen and is known as aerobic. During this, food is completely broken down. During aerobic respiration, food is completely broken down into carbon dioxide and water. आप यहाँ इस रिएक्शन में नीचे देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बनता है जो क्रेब्स साइकिल प्रोसेस से होके गुजरता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलते हैं, साथ ही साथ एटीपी बनता है, और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बाहर से लिया जा रहा है, अर्थात यह एरोबिक रेस्पिरेशन है. एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है
तो हमें मिलता है 38 एटीपी, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के समय और क्रेब्स साइकिल के समय 36, यानी टोटल 38 एटीपी एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, जो बॉडी के अंदर एटीपी के रूप में जमा हो जाता है। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं, उनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। A few organisms such as bacteria and yeasts release energy from food in the absence of oxygen, and the process is known as anaerobic respiration. ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक, वह प्रोसेस कॉमन है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने तक का प्रोसेस कॉमन है। ग्लूकोज में हैं और इनसे 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड बनता है, अर्थात पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स कार्बन के होते हैं। यदि ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, और इस पूरे प्रोसेस में आगे चल कर के एटीपी जो 38 एटीपी बनता है, यहाँ 34 दिखाया हुआ है, और उधर आपके पास पहले से एटीपी 2 बचे थे, तो 36 एटीपी। अब आप देखिए, यदि ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस कंडीशन में अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल, और कभी कभी लैक्टिक एसिड भी बनता है। यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स हो गए, एक जबकि इथाइल अल्कोहल बनता है और दूसरा जब लैक्टिक एसिड बनता है। जब इथाइल अल्कोहल बनता है उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जो प्रायः ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। और हमारे और कुछ हायर एनिमल्स के बॉडी मसल्स में जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम और उस समय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहाँ बनता है लैक्टिक एसिड, वहाँ बनता है लैक्टिक एसिड। अब एनाएरोबिक प्रोसेस जो है यह प्रायः साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तरीके से एनाएरोबिक और एरोबिक ये 2 प्रोसेस हैं रेस्पिरेशन के। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के समय फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के समय कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के समय पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वह है हमारा इथाइल अल्कोहल चाहे लैक्टिक एसिड। इन दोनों में से कुछ भी बन सकता है। दूसरी बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के समय एनर्जी जो रिलीज होती है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के समय कम। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के समय एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी एनर्जी निकलता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के समय एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन गिव्स 36 ATP, whereas 1 molecule of glucose during anaerobic respiration gives only 2 ATP, and partial oxidation occurs during anaerobic respiration. Now, respiration in plants. How respiration occurs in plants? Respiration is a common process. It is found in plants and animals both. पौधे भी सांस लेते हैं, पौधों में भी रेस्पिरेशन होता है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमने देखा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से निकलता है वह ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। लेकिन रात के समय पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए रात के समय पौधे बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस वजह से रात के समय प्रायः ये कहा जाता है कि घने पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पौधे से निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने के कारण जमीन पर नीचे की तरफ आता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रेस्पिरेशन पौधों में कैसे होता है। पौधे के प्रायः रूट, स्टेम और लीफ, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये अलग अलग ढंग से रेस्पिरेशन करते हैं।
All parts of plant like root, stem, leaf perform respiration individually. There is little transport of gases from one part of plant to another unlike animals. हम लोगों की तरह एक लंग्स पूरी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं देता। पौधों में हर पार्ट में अपना अपना रेस्पिरेशन होता है। इनमें रेस्पिरेशन के लिए पत्तियों में स्टोमाटा होता है जिनसे गैस का एक्सचेंज होता है, और रूट में इनके बाहर के आउट मेम्ब्रेन से गैस का डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज होता है। नॉर्मली प्लांट्स में जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है वह डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन का मतलब जहाँ गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ गैस का मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और प्लांट्स में इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इन एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में पानी से उनको मिलता है। तो वाटर इंटर्स इनके माउथ के अंदर पानी इन करता है और यह पानी इनके माउथ से होके पानी गिल्स में पहुंचता है। गिल्स हैव कैपिलरीज। गिल्स में ब्लड की कैपिलरीज हैं और पूरे बॉडी का ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके गिल्स में आता है और इधर से पानी बाहर से अपने साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन लेकर जाता है। गिल्स की कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है। कार्बन ऑक्सीजन को ब्लड में अंदर दे देता है, यानी ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन को लेकर ब्लड मछली के पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरीके से फिश में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। मछलियों में रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वह एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू दी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो दूसरे उनके कंपैरेटिवली। इसका कारण ये है कि पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है। कम क्वांटिटी होने के चलते मछलियाँ तेज़ी से हमेशा अपने अंदर पानी ले जाती हैं ताकि उनके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन हो पाए। नाउ रेस्पिरेशन इन अदर लैंड ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे कुछ हम उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ लैंड एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग, बर्ड, लिजर्ड एंड ह्यूमन बींग, सब में रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। As for example, in earthworms, skin helps to obtain oxygen from air. अर्थवॉर्म केंचुए में स्किन के मदद से बाहर से ऑक्सीजन आता है। इसी तरीके फ्रॉग में भी स्किन और साथ ही साथ लंग से भी रेस्पिरेशन होता है। मेढक जब पानी के अंदर रहता है तो वह स्किन से रेस्पिरेशन करता है और जब मेढक जमीन पर आता है तो वह अपने लंग से रेस्पिरेशन करता है। और जब मेढक बहुत छोटा होता है टैडपोल स्टेज में, उस समय इसके पास गिल्स पाए जाते हैं फॉर रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास होपर, कॉकरोच और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स एक्चुअल में एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप फाइलम है, तो उनके पास एक स्पेशल टाइप का ट्रैचियल सिस्टम होता है जिनसे ये गैस का एक्सचेंज करते हैं। ट्रैचियल सिस्टम असल में ट्यूब्स का बना हुआ चैनल या नेटवर्क है। इसकी बॉडी के अंदर पतले पतले ट्यूब्स का पूरा जाला नेटवर्क फैला होता है और ये ट्यूब्स बॉडी के बाहरी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स के द्वारा खुलते हैं। उन पोर्स को स्पिरकल्स कहा जाता है। एंड थ्रू दीज स्पिरकल्स oxygen gas enter inside the body and reaches to different parts of body through tracheal system। और इन
से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। इन दिस वे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के अलग अलग इस तरीके से ऑर्गन हैं। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर रेट दैन टेरेस्ट्रियल, हमने आपको बताया। डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज फर्मेंटेशन, वेयर डज इट अकर, हाउ डज रेस्पिरेशन अकर्स इन इंसेक्ट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखिएगा और सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अब आपको बताऊंगी हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब